आज का टॉपिक कंकरेंसी और पैरेललिज्म है और आज का सेशन थोड़ा डीप डाइव है। मैं इस सेशन में आपसे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों शेयर करूँगा और 2 रियल वर्ल्ड केस स्टडी शेयर करूँगा आपसे। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये JVM बेस्ड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जावा या स्काला यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैं चूँकि प्राइमरीली स्काला यूज़ करता हूँ तो जो सारे कोड वगैरह जो मैंने शेयर कर रहा हूँ आपके साथ वो स्काला में होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोई लैंग्वेज का बैरियर मैं नहीं समझता होता है, तो आप फिर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो लेट्स स्टार्ट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ना कोई तरीका होता है कंकरेंसी अचीव करने का। स्काला में फ्यूचर्स के थ्रू वो अचीव होता है। जैसे आपने कहा ये मेरा एसिंक्रोनस ब्लॉक है जो कि एग्जीक्यूट होगा कभी, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। जब भी आप जब मैंने स्काला स्टार्ट की थी तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि यार पता नहीं ये क्या मुसीबत है। तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं मिली, और दरअसल ये वीडियो इसी थीम के ऊपर है, इसी टॉपिक के ऊपर है। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको स्टार्ट करने के लिए से पहले मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाऊँगा कि अगर हम कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं ना जिसमें आपने कंकरेंसी यूज़ की भी ना हो, बिल्कुल सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हो, उसमें भी एक थ्रेड होता है जो कि चाहिए होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं ना तो फिर उसमें मल्टीपल थ्रेड्स आ जाते हैं और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए ना थ्रेड चाहिए, सही। और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यही है। आप बता रहे हो एसिंक्रोनस ब्लॉक को कि ये लो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं, एक तरह से ये कंटेनर है, और आप इस कंटेनर को यूज़ कर लो और कोई भी थ्रेड उठा लो और एग्जीक्यूट कर लो। ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का। ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं आगे जाके थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा और थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ तक आप ये सोच सकते हैं। अच्छा, ये मैंने रफ स्केच किया है, अगेन इसका एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। लेट्स इमेजिन आपके पास कोई कंप्यूट इंटेंसिव टास्क है और आप वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं पैरेलल में या कंकरेंटली। तो आप वो कोर को लेट से दे रहे हैं। अब कोर बोल रहा है यार मैं कहाँ एग्जीक्यूट करूँ, मुझे कोई थ्रेड तो दो। तो आपने कहा ये लो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और उसने आपके लिए एग्जीक्यूट कर लिया और आपको बोला ये लो रिज़ल्ट। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि यार ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत क्या है, व्हाट्स द पॉइंट। तो इसका एक पॉइंट ये है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, विच मीन्स कि एक तरह से ये लैंग्वेज आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यूज़ कर सको इवन फॉर कंकरेंसी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं, कंट्रोलर लेयर, सर्विस लेयर, डाओ लेयर। इवन डाओ के अंदर भी सपोज अगर आप मल्टीपल डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हो, पोस्टग्रेस, MySQL, तो आप हर लेयर के ऊपर हर डेटाबेस के लिए अलग थ्रेड, पूल ऑफ थ्रेड एलोकेट कर सकते हो जिसमें वो एग्जीक्यूट होंगी कंप्यूट इंटेंसिव टास्क। ये किस लिए और कब फ़ायदे देती हैं, जब कोई भी सीवियर प्रॉब्लम आ जाता है या बड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम आते हैं प्रोडक्शन सिस्टम में जिनको इन्वेस्टिगेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप सारे के सारे एग्जीक्यूशन एक ही थ्रेड में डाल देना तो इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप एक स्पैगेटी कोड लिखें जिसमें एक ही क्लास के अंदर, एक ही फाइल के अंदर सारा का सारा कोड डाल दें, और एक आप ऑर्गेनाइज्ड हुआ कोड लिखें, तो मेंटेनेबल ज़्यादा कौन सा होगा, जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। तो बिल्कुल यही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो अब मैं आपको थोड़ा डेमो देता हूँ और फिर डेमो देने के बाद मैं आपसे उस डेमो में क्या हो रहा है वो मैं शो करूँगा,
और फिर हम केस स्टडी पे आएंगे। अच्छा, ये मैंने एक टेस्ट सेटअप यूज़ किया है और इसमें मैंने कुछ फंक्शंस डाले हैं जो कि मॉक कर रहे हैं। जैसे ये डेटाबेस फैचिंग को मॉक कर रहा है, ये बिजनेस लॉजिक यूज़ कर रहा है, और जिसमें मैंने कुछ टाइमर ऐड कर दिया है जो कि बता रहा है कि कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही है। सही है। और सबसे पहले हम ये देख रहे हैं जो कि बहुत ऑब्वियस है कि हमारे अगर कंटेनर के अंदर यानी थ्रेड पूल के अंदर एक ही थ्रेड हो तो वो सीक्वेंशियली सारी कंप्यूटेशन एग्जीक्यूट होंगी, राइट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, और फिर जैसे ही मैं थ्रेड्स को बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने 1 से 2 कर लिया, तो फिर पैरेलल एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये मेरी 4 कंप्यूटेशन हैं और चारों के चारों एक ही थ्रेड में एग्जीक्यूट हुई हैं, और इन सब की अगर टाइमिंग्स आप चेक करें तो डिफरेंट है। ये 37 था, 3705, और ये इंक्रीमेंटल टाइम है। अगर आप देखें तो ये इसका मतलब है सारे के सारे सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हुए। अब हम एक काम करते हैं, इनको पैरेलल में एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने थ्रेड पूल साइज़ 2 ले ली है, ठीक है, और अभी भी हमारी कंप्यूटेशन वही है, तो हमारी ओवरऑल कंप्यूटेशन में फ़र्क आएगा। सही है। पहले 2 सेकंड ले रहा था, अब ये 1 सेकंड लेना शुरू कर देगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि ज़्यादा थ्रेड्स एप्लीकेशंस के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल में हुई, और इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया। डिपेंड करता है कितना क्लोज था टाइम, लेकिन एटलीस्ट हमने ओवरऑल एग्जीक्यूशन में देखा कि इसमें इम्प्रूवमेंट आई। पहले 2 सेकेंड्स था, अब 1 सेकेंड है, और अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एक ही थ्रेड में हो रहे हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात शेयर की थी कि हमें डेडिकेटेड और सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स की बात की थी। तो वो कैसे करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने अब 2 पूल्स ले लिए हैं, एक डेटाबेस का पूल है और एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक पूल है। दोनों के अंदर 2-2 थ्रेड्स हैं, और दोनों जो हैं वो अकॉर्डिंगली यूज़ किए गए हैं। पहले मैंने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया था, तो ये जो स्काला के अंदर एक इम्प्लिसिट कीवर्ड होता है जो कि बताता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा नहीं बताएगा अच्छा ये किस किस के साथ यूज़ हो रहा है, ये इसके साथ यूज़ हो रहा है और ये इसके साथ यूज़ हो रहा है, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किया हुआ है, इम्प्लिसिट कीवर्ड यूज़ नहीं किया, तो मैंने एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे ये इम्प्लिसिट है तो ये इसके लिए यूज़ हो रहा है, सही है। अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि किस तरह कंप्यूटेशन डिफरेंट और डेडिकेटेड पूल्स के अंदर आएंगी। आप देखें डेटाबेस की सारी कॉल्स डेटाबेस से पूल से रिलेटेड है, और एप्लीकेशन की सारी कॉल्स एप्लीकेशन थ्रेड के अंदर है, और ये बहुत फ़ायदा देता है जब आप प्रोडक्शन सिस्टम में जाते हो। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये अप्रोच यूज़ करने से एग्जीक्यूशन टाइम और परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही है। ये सिर्फ क्लीननेस की तरफ है, क्लीन कोड और व्हाटएवर, क्लीन आर्किटेक्चर। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम इसके पीछे यहाँ तक तो समझ लें, लेकिन हम डीप डाइव जाते हैं कि यार असल में अंडर द हुड हो क्या रहा है। तो अंडर द हुड क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन टास्क फ्यूचर ब्लॉक या एसिंक्रोनस ब्लॉक क्रिएट करती है ना, तो वो तरीके से एक तरह से टास्क क्रिएट हो जाते हैं जो कि एसिंक्रोनस होते हैं। वो टास्क सबमिट होते हैं टास्क क्यू को, और हमारा ये एग्जीक्यूटर सर्विस है जिसके अंदर एक टास्क क्यू है और थ्रेड ब्लॉक है, सही है। ये मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूटर्स हैं, और हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं एग्जीक्यूटर्स के थ्रू, और फिर हमें एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मिला, तो बिल्कुल वही बात हो गई, सही है। तो हमारी जो ये टास्क क्यू है ये मेमोरी बाउंड है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सिस्टम में 2 GB या 3 GB व्हाटएवर मेमोरी है, सॉरी 2 GB 3 GB तो बहुत कम हो गई, जितनी भी मेमोरी है 16 GB या 32 और 64 GB मेमोरी, तो आपकी उतनी ही टास्क आप एलोकेट कर सकते हो, ठीक है।
और जब तक टास्क क्यू में है तो वेट कर रहे होंगे और एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक कि उनको थ्रेड नहीं मिल जाता। तो इस एग्जांपल में ये थ्रेड जो 1 है ये बिज़ी है, ये कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, ये थ्रेड 2 आइडल है और ये लॉजिकली क्या होना चाहिए, टास्क ए जो है वो डायरेक्ट इसको पिक कर लेगा, थ्रेड टू टास्क ए को पिक करेगा और इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने इस तरह बनाया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स किस तरह रियल वर्ल्ड केस स्टडी को हम स्टडी करेंगे और इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला आता है डेडलॉक इन प्रोडक्शन सिस्टम। अच्छा, मैं आपको थोड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ। हमने ओकेजनल डेडलॉक्स देखे थे अपने प्रोडक्शन सिस्टम में। अब इसमें हुआ ये था कि ये इतना फ्रिक्वेंट नहीं था, हमें 2 हफ्ते में एक बार हो गया या महीने में एक बार हो गया। और अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आए ना जो कि ओकेजनली अकर ना हो रहे हों, उनको डीबग और रूट कॉज आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्टिगेट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। और उसके ऊपर ये कि जो हमारी लॉग्स थी ना वो मिसलीडिंग थी। वो बोल रही थी कि MySQL जो है ना वो डेडलॉक में इन्वॉल्व है, हालांकि ऐसा नहीं था। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो रूट कॉज ये निकली कि ब्लॉकिंग कॉल्स थी ना और थ्रेड पूल एग्जॉस्शन ये क्रिएट कर रहे थे प्रॉब्लम। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ, लेकिन इसको सिंपल एग्जांपल्स से समझ लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ही थ्रेड है थ्रेड पूल में और 2 एसिंक्रोनस टास्क हैं, ठीक है। तो लेकिन एक तरह से अभी हम, चूँकि मैं कह रहा हूँ हमारी ब्लॉकिंग कॉल्स थी, तो हम ब्लॉकिंग कॉल्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास टास्क ए है एसिंक्रोनस और टास्क बी भी है एसिंक्रोनस, लेकिन टास्क ए ब्लॉकिंग है और डिपेंड कर रहा है टास्क बी। ये जो ब्लॉकिंग कॉल्स है ना, ये अवेट डॉट रिजल्ट एक तरह से ये बता रहा है कि आप इस रिजल्ट का वेट करना, डायरेक्ट कॉल नहीं करना, ठीक है। तो इसका मतलब है टास्क ए एक तो डिपेंडेंट है टास्क बी पे आउटकम पर, और टास्क बी को हमने ब्लॉकिंग में डाला है, विच मीन्स वो एसिंक्रोनस है तो सही, लेकिन हम उसके रिजल्ट का यहाँ पे वेट करें। यहाँ पे हम एक तरह से ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस के एसेंस को किल कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा यार ये कितनी ऑब्वियस एग्जांपल है, ये कैसी अजीब बात है कि क्यों बंदा ऐसी हरकत करेगा, या असल में ये यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है इस वजह से। लेकिन जब आपके फंक्शन या क्लास होती हैं उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो मेथड एक दूसरे को कॉल कर रहे होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में इतना सिंपल चीज़ें देखना इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ था हमारे में, और उसके बढ़कर ये कि हमारे कुछ लूप्स भी थे उस कंप्यूटेशन के अंदर जो उस कॉम्प्लेक्सिटी को मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये एक लाइन में लिखा हुआ है जिस वजह से आपको शायद ये ऑब्वियस प्रॉब्लम लग रहा हो, लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक है। तो हो क्या रहा है असल में, चूँकि हमारे पास एक ही थ्रेड है तो टास्क ए डायरेक्ट चला गया, उसने एग्जीक्यूट करना शुरू किया। जैसे उसने एग्जीक्यूट करना शुरू किया उसने देखा अरे यार मेरा तो रिजल्ट डिपेंडेंट है टास्क बी पे, मैं अपनी कंप्यूटेशन तो कंप्लीट कर नहीं सकता, तो मैं तो अभी थ्रेड को ऑक्यूपाई करके रखूँगा। तो टास्क बी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि एक ही थ्रेड है और टास्क बी वेट कर रहा है टास्क ए का। तो दोनों एक तरह से एक दूसरे से वेट कर रहे हैं। इसके नतीजे में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा और डेडलॉक आ गया, और फाइनली कुछ भी नहीं हो पा रहा और एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि आप नॉन ब्लॉकिंग कॉल्स यूज़ करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी ब्लॉक नहीं करोगे कंप्यूटेशन को। यहाँ पे एक बेहतरीन डिज़ाइन प्रिंसिपल ये है कि अगर आप कोई कोड लिख रहे हो जो कि सिंक्रोनस है तो वो कंप्लीट कोड सिंक्रोनस होना चाहिए। अगर आप कोई कोड एसिंक्रोनस लिख रहे हो तो वो कंप्लीट एसिंक्रोनस होना चाहिए। अगर आप ओकेजनली वक्तन फ़वक्तन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो आपके साथ बड़ी अनडिज़ायरेबल सिचुएशन आएंगी, जैसे कि ये डेडलॉक। रूल ऑफ थंब ये है कि मिक्स ना करें। अगर मिक्स करें तो किसी प्रेडिक्टेबल वे में मिक्स करें, बिल्कुल ही स्पैगेटी ना बनाएं। और हमारे केस में कुछ इस तरह का था, सही है। तो अभी हम एक रिप्रोड्यूसिबल एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, तो अगेन मैंने 2 टेस्ट लिखे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि ये एक ब्लॉक है फ्यूचर का, आई मीन टास्क ए और टास्क बी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉकिंग है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हुई, ठीक है। तो एक्सेप्शन इसलिए थ्रो हुई क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और मैंने एप्लीकेशन को बोला है कि भाई अगर मैं यहाँ पे ये वेट ना करता तो ये बस मेरा सिस्टम हैंग हो जाता एक तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा और डेडलॉक आ रही है। तो हमारी एप्लीकेशन में यही हुआ था कि अचानक से वर्कर्स यानी जो भी इंटरनल एप्लीकेशंस थी वो स्टॉप हो गई थी, वो कुछ भी काम करना बंद कर दिया था। यहाँ पे मैं अपनी कंप्यूटेशन को हैंग नहीं करना चाह रहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कुछ ना कुछ थ्रो करेगा, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगी। ये देखें आप, मैंने टेस्ट रन किए हैं, दोनों टेस्ट ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि ये वाकई ही थ्रो कर रहा है एक्सेप्शन। और दूसरा एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा, बिल्कुल यही सेटअप है, लेकिन मैंने नॉन ब्लॉकिंग रखा है, विच मीन्स कोई मैंने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वगैरह में कोई चेंजेस नहीं की। जैसे ही मैंने इसको ब्लॉकिंग, इसका मतलब पहले ये क्यू में जा रहा है, फिर इसको थ्रेड मिल रहा है, जब इसकी कंप्यूटेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर दूसरा टास्क क्यू में आता है, वो उसके रिजल्ट्स को यूज़ करता है और फिर वो अपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। फाइनली दोनों एक दूसरे को ब्लॉक नहीं कर रहे और फाइनल रिज़ल्ट हमें आराम से मिल रहा है, और जो कि व्हाटएवर 84 है, सही है। तो आपके सामने दोनों टेस्ट रन हो रहे हैं, मैं दोबारा रन कर देता हूँ, तो देखें एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सही है। ये सोर्स कोड वैसे भी गिटहब में है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। अब ये है दूसरी एग्जांपल जो कि है कनेक्शन टाइम आउट से रिलेटेड, वो भी हिकारी सीपी में। अगर आप लोगों ने हिकारी सीपी नहीं यूज़ किया तो ये एक लाइब्रेरी है जो कि कनेक्शन पूलिंग के लिए यूज़ होती है। इसका पर्पस क्या है, जब भी आप डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे होते हो आपको कनेक्शन चाहिए होता है। बार बार कनेक्शन क्रिएट करना ना बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो कनेक्शन पूलिंग क्या करती है, कनेक्शंस को एक साथ क्रिएट कर देती है और उनको फिर पूल्स बना लेती हैं और बार बार क्रिएट नहीं करती। जैसे ही आपको कनेक्शन चाहिए होता है वो आपको पूल में से कनेक्शन दे देती है और फिर आप उसको यूज़ करते हो, फिर दोबारा रिटर्न कर देते हो कनेक्शन। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, तो ये आपको बार बार कनेक्शन क्रिएट करने से बचा रहा है। अब हमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी, हमें प्रॉब्लम आई थी ये, अगर आपने ये इस तरह की एक्सेप्शन देखी हो कि योर पूल नेम कनेक्शन इज़ नॉट अवेलेबल। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको हिकारी से भी आपको बोल रहा है कि जो आपको कनेक्शन चाहिए था क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वो मैं आपको नहीं दे सका, इसीलिए मैंने कनेक्शन यानी टाइम आउट एक्सेप्शन थ्रो कर दिया या कनेक्शन एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, ये वाली एक्सेप्शन थ्रो कर दी। और हमारी अगेन ये प्रॉब्लम ओकेजनल प्रॉब्लम थी और इसकी रियल कॉज क्या थी, मिसकन्फिगरेशन बिटवीन थ्रेड पूल्स एंड कनेक्शन पूल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो थ्रेड पूल की जो साइज़ थी वो बड़ी थी कनेक्शन पूल से, और इसकी वजह से ओकेजनली हमें ये एक्सेप्शंस आ रही थी हमारे सिस्टम में। ये प्रॉब्लम काफ़ी डीप है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होगी, तो मैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपनी डाउ लेयर्स को एसिंक्रोनस रखते हैं, विच मीन्स अगर हमें लेट्स से ये फंक्शन है मेरा गेट यूज़र इन्फो, ये कम्युनिकेट कर रहा है डेटाबेस से, तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक थ्रेड चूँकि ये एसिंक्रोनस है और एक डेटाबेस कनेक्शन चूँकि मुझे कम्युनिकेट करना है डेटाबेस से। सही है, यहाँ तक क्लियर। दूसरा बैकग्राउंड नॉलेज, ये रफ स्केच है हिकारी सीपी का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अंडरलाइन इम्प्लीमेंटेशन एज इट इज़ ऐसी हो। जब भी आप कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो ना और कनेक्शंस को लेते हो पूल में से, तो क्वेरीज़ ऐसा नहीं है कि लेट्स से आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ आए जा रही हैं लेकिन कनेक्शंस आपने 2 या 3 रखे हैं,
तो क्या वो बार बार अचानक से आ जाती हैं और डायरेक्ट कनेक्शन कंज्यूम कर लिया, कब क्या हुआ, कनेक्शन है ही नहीं। तो इसीलिए आप एक कनेक्शन टाइम आउट डिफाइन करते हो। इसका मतलब ये है कि क्वेरीज जो हैं वो एक तरह से क्यूज़ में रहती हैं और वो वेट कर रही होती हैं। क्यूज़ आप कह सकते हो कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सही है, मैं आपको ये बताऊंगा भाई, सही है, प्रूफ भी करूँगा। तो वो वेट कर रही होती हैं और जब वो कनेक्शन अवेलेबल होता है फिर वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं और फिर आपकी एक्चुअल क्वेरी जो भी डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो, MySQL, पोस्टग्रेस, व्हाटएवर, उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब हम समझते हैं, यहाँ तक ये सारा बैकग्राउंड था इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। अब हम एक सिनेरियो ले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सेप्शन थ्रो हुई क्यों, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक डेटाबेस का कनेक्शन है, 2 थ्रेड्स हैं थ्रेड पूल में और 2 एसिंक्रोनस टास्क हैं जो कि दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं डेटाबेस से। तो अगर आपको ये डायग्राम याद हो तो हमारी डायग्राम कुछ इस तरह थी कि टास्क बनेंगे, फिर वो क्यू में जाएंगे, फिर पूल होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम इसी को स्पेसिफिकली इस सिचुएशन में मोल्ड कर रहे हैं और अगर आप गौर करें तो मैं आपको सिर्फ वो वाले पार्ट्स शो कर रहा हूँ जो कि रिलेवेंट है। तो हमारे पास 2 पूल्स हैं, ठीक है। अगर हमारे लेट्स से मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारा एक डेटाबेस का कनेक्शन है, राइट, और जब हमारे थ्रेड्स ज़्यादा हों कनेक्शन पूल से रिलेटेड, कनेक्शन पूल से थ्रेड पूल ज़्यादा है कनेक्शन पूल से, तो 2 थ्रेड्स हैं, ठीक है, और कनेक्शन पूल के अंदर कनेक्शन हमारा एक ही है पूल के अंदर, सही है। तो दोनों, ये मैं इसको स्केच कर रहा हूँ लेकिन ये एज इट इज़ ऐसा नहीं होगा। ये दोनों की दोनों, चूँकि हमारे पास 2 एसिंक्रोनस ब्लॉक थे एग्जीक्यूट होने के लिए, वो दोनों के दोनों डायरेक्टली स्टार्ट हो गए क्योंकि दोनों के दोनों को थ्रेड्स अवेलेबल थे। जैसे उनको एग्जीक्यूट होने के लिए स्टार्ट हो गए, वो डायरेक्टली अवेलेबल हैं क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं सकते दोनों। क्यों? क्योंकि कनेक्शन हमारे पास एक ही अवेलेबल है। तो दूसरी जो क्वेरी है वो वेट कर रही है कनेक्शन के लिए और पहली जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट कर रही है अपनी क्वेरी और डेटाबेस को क्वेरी कर रही है व्हाटएवर रिजल्ट। अब एक्सेप्शन कब थ्रो होगी? जब क्वेरी 1 बहुत ज़्यादा टाइम ले ली है और स्लो है और उसने अगर जो भी हमने कॉन्फ़िगर्ड हुआ टाइम आउट हमने जो कॉन्फ़िगर किया उससे भी एक्सीड कर दिया ना एग्जीक्यूशन टाइम, तो हमारी एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर? क्योंकि अगर आपको मैंने पहली स्लाइड में बताया कि ये यूजुअली कब आता है, जब हिकारी सीपी आपको प्रोवाइड ना कर सके कनेक्शन गिवन टाइम में, सही है। तो ऐसा ही है यहाँ पे, क्योंकि अगर क्वेरी स्लो है किसी भी रीज़न की वजह से और वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती कनेक्शन, तो वो एक्सेप्शन थ्रो होगी, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन ये प्रॉब्लम चली जाएगी अगर आप थ्रेड पूल और कनेक्शन पूल को बराबर कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पूल्स कनेक्शन पूल 1 है और आपके पास थ्रेड पूल भी एक ही है, थ्रेड इन अ थ्रेड पूल भी एक ही है, तो ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा चाहे ये आपकी क्वेरी कितना भी टाइम ले, सही है। अनलेस आपने वो एक डिफरेंट लेयर है कि आपने डाओ लेयर के अंदर, क्योंकि कोई भी ऐसी कंप्यूटेशन नहीं होती कि जो आप इनफाइनाइट के लिए छोड़ दो। आप हमेशा कहीं ना कहीं टाइम आउट डिफाइन करते हो। आप HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप टाइम आउट डिफाइन करते हो। आप डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप टाइम आउट डिफाइन कर। क्या पता क्वेरी इतनी स्लो हो कि 1 घंटा ले ले, तो 1 घंटा तो आप ब्लॉक नहीं करोगे ना कनेक्शन को, बट दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर। मैं खाली ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेरी फास्ट है, इतनी फास्ट है कि इवन ये कनेक्शन टाइम आउट को भी एक्सीड कर रही है, लेकिन इट्स स्टिल रीजनेबल अमाउंट में एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन इस सेटअप में अब एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अभी दोनों हमारी क्वेरीज थी, दोनों एसिंक्रोनस ब्लॉक थे, लेकिन उनमें से कोई एक एग्जीक्यूट हो सकता है। तो लेट्स सपोज क्वेरी 1 एग्जीक्यूट हुई और उसको डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया।
ये जो क्वेरी 2 है ये अभी भी टास्क क्यू के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, और जब तक ये इस टास्क क्यू के अंदर ही कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रही, अनलेस आपने ये बताया हो कि यार फ्यूचर्स, जैसे मैंने फ्यूचर टाइम आउट अपना हैंग ना करने के लिए मैंने एक टाइम आउट डिफाइन किया हुआ था अपने टेस्ट में। अगर इस तरह के आपने टाइम आउट कन्फिगर किए हुए हैं तो वो अलग केस है, लेकिन अगर आपने कोई टाइम आउट कन्फिगर नहीं किया तो ये वेट करेगा, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, सही है। तो चूंकि अभी इम्पॉर्टेंट बात यह है, चूंकि अभी यहाँ पे कोई क्यू में हमारे क्वेरी नहीं है, कोई भी वेट नहीं कर रहा, तो इवन दो ये एक्सीड कर जाए कनेक्शन टाइम आउट कन्फिगरेशन से, ये HRDCP आपको कनेक्शन के एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। हम इसको एक रिप्रोड्यूसिबल एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये मेरा सेटअप है। पहले मैं आपको सेटअप के बारे में बता दूं। ये HRDCP यूज़ कर रहा है, HRD कन्फिगरेशन। इसमें इम्पॉर्टेंट कन्फिगरेशंस हैं ना, वो ये देखने की हैं कि देखिए मैक्सिमम कनेक्शन यहाँ पे 1 है और कनेक्शन टाइम आउट 3 सेकंड्स कन्फिगर किया हुआ है, और हमने 2 अलग अलग, चूँकि मैं 2 टेस्ट सेटअप है प्रूफ करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो मैंने 2 एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट लिए हुए हैं। एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में 2 पूल्स हैं, 2 थ्रेड्स हैं पूल में, दूसरे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ही थ्रेड है, सही है। और फिर मैंने डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा मिमिक किया है एग्जीक्यूशन टाइम। अब ये एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हुआ है। अगर आप देखें सेट टाइम आउट, इसका मतलब है HRDCP इस टाइम तक वेट करेगा कनेक्शन के लिए। अगर ये टाइम एक्सीड हो गया और क्वेरी ने ये टाइम इतना ज़्यादा देर लगाया और दूसरी एग्जीक्यूशन ऑलरेडी पाइपलाइन में है, तो वो उसको बोलेगा सॉरी मैं आपको कनेक्शन नहीं दे सकता, और वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। पहले टेस्ट में देखें मैंने यहाँ पे ये दोनों टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये बोल रहे हैं थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन देयर आर मोर वर्क रेडी फॉर प्रोसेसिंग बट अनअवेलेबल कनेक्शन ब्लॉक्स देम, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट करेगा, ये थ्रो करेगा एक्सेप्शन। इसमें क्या हो रहा है, ये एक एग्जीक्यूट कर रहा है क्वेरी। यहाँ पे मैंने वही टाइम दिया हुआ है जो कनेक्शन टाइम आउट है, और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, मोर देन, ज़्यादा थ्रेड्स हैं हमारे पास कनेक्शन पूल से, तो ये एग्जीक्यूट वही सेटअप, लेकिन मैंने सिर्फ सेम थ्रेड्स यूज़ किए हैं और ये सेटअप काम कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल ग्रीन है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूशन बिल्कुल सक्सेसफुल है, और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वह प्रूव हो गई, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये है। तो ये 2 केस स्टडीज़ थी। अच्छा, अब बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये कोई ख़ास बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है कि मैंने किसी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे देखी हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं प्रोडक्शन सिस्टम में मैंने जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिसेस। एक तो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की कि हमेशा डेडिकेटेड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए। इसके लिए डिबगिंग बहुत ईजी हो जाती है। मेरा प्लान है इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह विजुअल VM के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेट और डिबग करते हैं। और दूसरा, आप सेंसिबल नेम यूज़ करें थ्रेड पूल के लिए। जैसे अगर आप वो पूल MySQL के लिए यूज़ करें तो MySQL पूल, ताकि आप जब इन्वेस्टिगेट करें आपको ऑब्वियस पता हो कि यार ये कौन सा पूल है, नाम से ही ज़ाहिर हो जाए। हो सकता है आप एक ही डेटाबेस MySQL यूज़ कर रहे हो मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज के थ्रू, या विद इन द माइक्रो सर्विस आप मल्टीपल कंपोनेंट्स के लिए तो कंपोनेंट स्पेसिफिक नाम दे दें ताकि ईजी हो जाए। ये आपको बैलेंस करना होगा। तो बस ये इतनी शॉर्ट वीडियो ये वाली बात थी। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपको मैं आंसर दूँगा। थैंक यू।